नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी क्लास में चैप्टर 6 छठा पाठ जो काव्य खंड का है वो अपन पढ़ेंगे। पूर्व की कक्षा में पाठ 4 तक कंप्लीट अपन ने कर लिया था। 5वां चैप्टर एक बार बीच में छोड़ा है और छठा आज शुरू करेंगे। क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, छोटी कविता है, तो आज की क्लास में ये कंप्लीट होकर इसके प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। कविता का शीर्षक है उषा। उषा कहते हैं प्रातःकाल, जब सूरज निकलता है उससे पहले का जो समय होता है उसे उषा काल कहा जाता है। उस समय प्रकृति में जो सुंदर परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को नए बिंबों के माध्यम से शमशेर बहादुर सिंह ने यहाँ पर रखा है। पहले कवि का परिचय देख लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह का। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु सन 1993 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में माँ का चिर वियोग सहना पड़ा। यानी ये जब 8-9 साल के थे तब इनकी माताजी का देहांत हो गया। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी की बीमारी से चल बसी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे क्षय रोग कहा जाता है। तो 18 साल की उम्र में इनका विवाह हुआ, 6 साल वैवाहिक जीवन बिताया और उसके बाद इनकी पत्नी टीबी की बीमारी से चल बसी। जीवन के अभावों ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। जीवन में अभाव थे, कमियां थी, निराशा थी, लेकिन इनका कवि रूप इस निराशा से कम नहीं हुआ, दुर्बल नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा धारदार या तेज हुआ। कहने का मतलब है कि जीवन की समस्याओं से ये घबराए नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं से लड़ते हुए निरंतर आगे बढ़े। शमशेर बहादुर सिंह को बिंब धर्मी कवि कहा जाता है। बिंब एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। बिंब कहते हैं इमेज, कोई छवि। जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ सोचते हैं और हमारे मन मस्तिष्क में एक छवि उभरती है किसी भी चीज़ की, वो होता है बिंब। तो शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता में बिंबों का प्रयोग किया है। विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता और प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विधा का अनूठा संगम देखने को मिलता है। देखिए, जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं, पहला काल आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भारतेंदु काल, फिर आया द्विवेदी काल, फिर आया छायावाद काल, और छायावाद के बाद आया प्रगतिवाद काल, और प्रगतिवाद के बाद आया प्रयोगवाद। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1936 से लेकर 1960, 1936 से लेकर 1960 तक का जो काल था हिंदी साहित्य में, वो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद था। तो शमशेर की कविताओं में प्रगतिवाद की झलक भी देखने को मिलती है और प्रयोगवाद की झलक भी देखने को मिलती है। विचारों की दृष्टि से शमशेर बहादुर सिंह प्रगतिशील कवि कहे जा सकते हैं और बिंबों के माध्यम से वो एक प्रयोगधर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी शब्दकोश का संपादन भी किया है। ये हो गया कवि का परिचय। इतना पूरा आपको करना है। अब देखिए कविता का परिचय। कविता के परिचय में देखिए, प्रस्तुत कविता उषा भोर प्रातःकाल के समय होने वाले सूर्योदय का एक अनूठा शब्द चित्र प्रस्तुत हुआ। यदि एक पंक्ति में अपन कहें भाई उषा कविता में क्या है, तो अपन कह सकते हैं
कि उषा कविता में सूर्योदय से ठीक पहले जो प्रकृति का सुंदर रूप होता है उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। सूर्योदय के समय जो मन को हरण करने वाले जो दृश्य हैं उनको घरेलू बिंब, साधारण बिंब, हमारे आसपास के जो बिंब हैं उन बिंबों में बदलकर कवि ने बड़े ही प्रभावी ढंग से अपनी बात को कहा है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर और जीवंत परिवेश के साक्षी बनाते हैं। ये जो बिंब हैं ये हमारे ग्रामीण भाषा के बिंब हैं, हमारे जीवन के आसपास के बिंब हैं और हमारे घर परिवार से जुड़े हुए बिंब हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग इस कविता में मिलता है। इस लाइन को आपको अंडरलाइन करनी है। देखिए, भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा है, बिंब घरेलू बिंब इस कविता में आए हैं और लय, लयात्मकता, एक गीत की तरह भी कविता को गाया जा सकता है। तो इन तीनों चीज़ों का मणि और कंचन कहते हैं सोने को, मणि और कंचन का संयोग इस कविता में देखने को मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। इस लाइन को भी आपको अंडरलाइन करना है। यहाँ से कवि प्रातःकालीन से लेकर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। देखिए, कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा नहीं है। प्रातःकाल जो सूर्योदय होता है या उससे पहले का जो समय है, कवि उसका मूक दृष्टा नहीं है, यानी चुपचाप देखने वालों में नहीं है। कवि उस दृश्य को देखता है और एक सृष्टा की भूमिका निभाता है, अर्थात उस दृश्य को देखकर कवि के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को एक कविता के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। राख से लिपा हुआ चौका ये बिंब है। राख लकड़ी जलाने के बाद में जो पीछे बचता है वो चौका। गांव में चूल्हे के आसपास का जो भाग होता है उसे चौका कहा जाता है। बहुत काली सिलबट्टा गांव में मिर्च बांटने के काम आता है, जिसके ऊपर मिर्ची बांटी जाती है। स्लेट बच्चे जिस पे क गगड़े लिखते हैं। खड़िया चाक जिससे स्लेट के ऊपर लिखा जाता है, जिसको बढ़ता भी बोलते हैं, आप लोग उसको स्लेट पेंसिल बोलते हो। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब हैं, यानी हमारे घर परिवार में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। चौका, सिल, स्लेट, खड़िया चाक ये घरेलू बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। देखिए, इस कविता का जो परिचय है उस परिचय से संबंधित जो प्रश्न हैं जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाए हैं, पहला प्रश्न यहाँ से मिड क्वेश्चन बनता है, भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन संयोग उषा कविता में हुआ है, स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न तो ये बन जाता है। दूसरा प्रश्न बन जाता है कि सिद्ध कीजिए कि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न है कि उषा कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने घरेलू बिंबों का प्रयोग किया है। तो घरेलू बिंब आ गए, राख से लिपा हुआ चौका, सिल, स्लेट, खड़िया चाक, ये सब हमारे घरेलू बिंब है। ये आपका हो गया कवि परिचय। अब देखिए, कविता बिल्कुल छोटी सी और सीधी साधारण कविता है, जिसे समझने में किसी बच्चे के कोई समस्या नहीं हो सकती। उषा, फिर आपको बता देता हूँ, प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को सुंदर बिंबों के माध्यम से इस कविता में बताया गया है। और 4 परिवर्तन होते हैं, चारों परिवर्तन। पहला देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकाल सूर्योदय होने से पहले आसमान नीले शंख की तरह लग रहा है।
ठीक है। अब राख से लिपा हुआ चौका जो अभी गीला पड़ा है, राख से चौके को लीपते हैं तो वो गीला होता है, उसमें नमी होती है, अर्थात प्रातःकाल वातावरण में नमी है। सबसे पहले आसमान कैसा दिख रहा है? नीले संग के जैसे। फिर आसमान में जो नमी है उसे बताया है जैसे राख से लिपा हुआ चौका। तीसरा परिवर्तन, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जुल गई हो, मानो जैसे काली सिल्ला हो, कोई काला पत्थर हो, उसको लाल रंग के केसर से धो दिया है, यानी ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है, अब आसमान वैसा लग रहा है। चौथा, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, अब ऐसा लगता है जैसे स्लेट पर किसी ने लाल बढ़ता या स्लेट पेंसिल रगड़ दी हो, अर्थात आसमान तो है काला और लालिमा आसमान में जो दिख रही है वो ऐसा ही बताया है जैसे लाल खड़िया चाक किसी ने मलती हो। लास्ट में देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, अब ऐसा लग रहा है जैसे नीले जल में कोई गोरे रंग की नायिका नहाकर बाहर निकली है। तो यहाँ नीला जल तो हो गया नीला आसमान, और गोर वर्ण की नायिका यहाँ सूर्य को कहा गया, अर्थात नीले आसमान में अब सूर्य उदय हो रहा है। और जादू टूटता है इस उषा काल का। इतनी देर जो प्राकृतिक परिवर्तन हो रहे थे वो सब जादू थे, लेकिन अब वो जादू खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब सूरज उग गया, सूर्योदय हो रहा है। ये छोटी सी कविता थी। देखिए फिर से, पहले आसमान लगता है नीले संग के जैसा, फिर आसमान में नमी है जिसको राख से लिपा हुआ चौका बताया है, फिर किसी ने काली सिल पर लाल खड़िया चाक मल दी हो, और अब नीले आसमान से सूर्य उदय हो रहा है। और ये जो परिवर्तन हो रहे थे ये अब खत्म हो रहे हैं, ये जादू खत्म हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। ये आपकी कविता हो गई है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे।